पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया या फिर हार के डर से भवानीपुर की परंपरागत सीट छोड़ी? क्योंकि राजनीति में राजनेता हर एक कदम नफा नुकसान गुणा गणित साध कर सोच कर आगे बढ़ता है। नमस्कार, मैं हूं दिनेश गौतम। आज की अड़ी में बात बंगाल की होगी। ममता बनर्जी ने नंदीग्राम से सियासी जंग का ऐलान कर दिया है। भरी सभा में आज बोली, अंतरात्मा की आवाज सुनी और नंदीग्राम से लड़ने का फैसला किया। लेकिन बीजेपी इसके पीछे कोई और वजह बता रही है। आज हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ममता ने भवानीपुर की सीट छोड़ी क्यों है, तथ्यात्मक रूप से। दूसरी तरफ नंदीग्राम से क्या प्रतिष्ठावश लड़ने का ऐलान किया गया है या वजह कुछ और भी है? सियासी साम दाम दंड भेद की हर पहलू पर बातचीत होगी। हमारे साथ होंगे बेहद खास मेहमान, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने परंपरागत सीट छोड़ी। ममता बनर्जी भवानीपुर से नहीं लड़ेंगी चुनाव। नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का ममता का ऐलान। ममता ने पहले दोनों सीटों से लड़ने की बात कही थी। 291 उम्मीदवारों के नाम की आज घोषणा हुई। 50 महिलाएं, 42 मुसलमान, 79 एससी, 17 एसटी को टिकट दिए गए। लेकिन आइए सबसे पहले यह देखें कि भवानीपुर या नंदीग्राम, इसको लेकर केवल वो जो दिखाई सुनाई दे रहा है हमको सामान्य और सहज रूप से उतना भर है, या इसके पीछे वाकई कोई ऐसा गणित है जिसमें सब कुछ इट ऑल बॉयल्स डाउन टू वोट वाली बात है। आइए देखें भवानीपुर दीदी क्यों हुई भवानीपुर से दूर। आइए देखते हैं 2011 और 2016 का अगर आप कंपैरिजन देखेंगे, खुद दीदी जब वहां से लड़ी तो उनकी जीत में कितने वोट उनको मिले और कितने वोटों से वो जीती, तो आप देखेंगे उनको जो वोट मिले वो 77.6% वोट मिले थे 2011 में, और ये जीत का जो अंतर था वो 95,000 वोटों का था। लेकिन बाद में 2016 के चुनावों में 48% यानी करीब 30% कम वोट उनको मिले, और जो वोट उनको मिले, जो जीत का जो अंतर था 25,000 वोटों का था। मतलब ये कि 70,000 वोट पहले के मुकाबले कम पड़े थे। ये एक ऐसी बात है जिसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। क्या वोटों का ये घटता प्रतिशत, जीत का ये कम होता अंतर उनको कहीं ये अंदेशा दे रहा था कि इस बार उनकी जीत सुनिश्चित है या नहीं, और इसलिए उन्होंने नंदीग्राम जाने का मन बनाया क्या? आइए देखें भवानीपुर में क्या हुआ है और जिसकी वजह से दीदी चिंता में है। अगली स्लाइड दिखाइए। भवानीपुर में असल में यह कहा जाता है कि यहां 70% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो बाहर के हैं, बंगाली नहीं हैं, और उनमें से उनका प्रतिशत ज्यादा है जो गुजरात से आए हुए हैं। 70% से ज्यादा गैर बंगाली हैं और उनमें से भी अधिकांश गुजराती हैं। क्या इस वजह से ममता दीदी को यह लग रहा है क्योंकि उन्होंने इस चुनाव में बंगाली बनाम बाहरी का प्लैंक सामने रखा है और इसको बार बार वो दोहराती रहती हैं, तो उनको यह डर है क्या कि वो लोग जो बंगाल से मूलतः नहीं है, कई पीढ़ियों पहले बंगाल आ गए थे लेकिन हैं वो गुजरात से या कुछ और स्टेट से, क्या अपने आप को बाहरी समझकर और उस तरीके से दीदी को वोट नहीं करेंगे जैसा पहले उन्होंने किया था? गुजरातियों के खिलाफ वो खुलकर बोली हैं और बंगाल में गुजराती शासन नहीं करेंगे, ये बात भी उन्होंने कई बार अंडरलाइन करके कही है सभाओं में, और इस वजह से यह समझा जा रहा है कि मुमकिन है कि दीदी ये सोच रही हो कि पहले ही जीत का प्रतिशत कम हो रहा है, बाहरी बनाम अंदरूनी जो मैं कर रही हूं कहीं उसमें ऐसा ना हो कि ये लोग अपने आप को अपने ऊपर लेते हुए मुझसे छिटक जाएं और मुझको वोट ना दें। क्या इस वजह से दीदी ने भवानीपुर से खुद को दूर करने का मन बनाया है? क्या इस वजह से वो नंदीग्राम जा रही हैं? क्या नंदीग्राम के पक्ष में कुछ और आंकड़े हैं जो जब आप भवानीपुर के साथ कंपेयर करते हैं तो आपको ये लगता है 2019 में ममता ने भांप लिया था कि लोकप्रियता घट रही है। कैसे भांपा था? लोकसभा उम्मीदवार को बेहद कम वोट मिले थे। जो लोकसभा उम्मीदवार यहां से लड़ रहा था, अगर इन असेंबली सेगमेंट्स में देखेंगे, मसलन भवानीपुर में आप देखेंगे तो सिर्फ 3,000 वोट मिले थे। इसी के बगल वाली जो एक सीट थी रास बिहारी सीट, उससे सिर्फ 5,000 वोट मिले थे। मतलब यह तय था कि तृणमूल कांग्रेस की लोकप्रियता यहां धीरे धीरे कम हो रही थी। क्या इसी वजह से दीदी ने भवानीपुर छोड़ने का मन बनाया? लेकिन क्या उन्होंने इसको तब्दील यूं किया कि लगने ये लगे कि शुवेंदु अधिकारी अगर बहुत फूले हुए हैं और ये दिखा रहे हैं कि बस नंदीग्राम में उन्हीं की चलती है, तो आइए मैं दिखाती हूं नंदीग्राम में उनकी चलती है या मेरी चलती है। क्या सौगत राय जो कह रहे थे कि उन्होंने मास्टर स्ट्रोक चल दिया वो सही है, या तमाम दूसरे नेताओं ने जो इसमें यह देखा कि हार का डर सता रहा है वो सही है? रोहित चहल, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तौसीफ अहमद खान, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ इस चर्चा में हैं। शुभंकर सरकार, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फैयाज अहमद खान, नेता सीपीएम, हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं। लेकिन सबसे पहले तो तौसीफ आप ही के पास आता हूं।
इसको समझाइए जरा, ये क्यों हो रहा है? क्या ये तर्जुमानी कि हार सामने दिखाई दे रही थी इसलिए ऐसा किया गया सही है? नहीं, देखिए, ये एक मास्टर स्ट्रोक है। नंदीग्राम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है ममता बनर्जी की जिंदगी में, क्योंकि तृणमूल के पावर में आने में नंदीग्राम का जो मूवमेंट चलाया था ममता बनर्जी ने, वो उनको मदद किया था। नंदीग्राम में जो किसान को लेकर के जो मूवमेंट चला था, नंदीग्राम और सिंगूर, दो जगह का, ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल रहा है। और इस 2021 साल में ये भी देखा गया है कि उनके जो लेफ्टिनेंट है उन्होंने वहां से बगावत कर दिया। तो एक बगावत जो चैलेंज जो दिया गया है उसको हेड ऑन लेना, चैलेंज को हेड ऑन सामने से उसको एक्सेप्ट करके उससे भिड़ना, ये उनके पर्सनालिटी को सूट करता है और यही वजह है कि उन्होंने ऐसा किया है। दूसरी बात, आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को देखिए, सेक्शन 70 वो क्या कहता है कि अगर कोई भी कैंडिडेट दो जगह से अगर चुनाव लड़ता है और मान लीजिए कि वो दोनों जगह से जीत जाता है, तो एक जगह से उसको छोड़ना होगा। यानी कि कानूनी यही है कि आप एक व्यक्ति एक ही कैंडिडेट हो सकता है, एक जगह के सीट को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो ये मोदी जी के लिए था कि वो उन्हें ठीक नहीं लगा, उन्हें लगा कि वो हार ना जाए, इसलिए उन्होंने अहमदाबाद से भी चुनाव लड़ा था और बनारस से भी चुनाव लड़ा था। तो फिर मोदी जी की बात क्यों कर रहे हैं आप? मालूम है कि वो कहीं से भी लड़ेंगे चुनाव। तो फिर आप ये फिर आपको ये भी कह देना चाहिए कि राहुल गांधी को भी पहले लग गया था कि अमेठी में ऐसा होने वाला, इसीलिए वो वायनाड चले गए थे। शुभंकर जी, ऐसे ही हुआ था क्या? देखिए, मैं ये बताना चाहता हूं, कौन क्या कहां से चुनाव लड़ेगा। दो जगह से वो लड़ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं भी लड़ सकती है, अलग बात है। बंगाल का जनता कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है बंगाल का जनता जानना चाहता है जे करप्शन का विरोध में, जो गुंडागर्दी का विरोध में ममता जी को हटाना चाहता है। वही गुंडागर्दी, करप्शन, वो ममता जी का पार्टी में जो लोग थे वो लोग अभी भाजपा का अंदर में है, और भाजपा सारा देश में जो गुंडागर्दी कर रहा है, तो आपने इंपॉर्टेंट बात कही, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो एक जगह से लड़ रहा है, कोई कैंडिडेट या दो जगह से लड़ रहा है। लेकिन क्या रोहित चहल भी इस बात से सहमत है? शुभंकर जी, आपकी बात मैंने समझ ली कि मुद्दे कुछ और हैं, इसको मुद्दा बनाने की कोशिश ना की जाए, लेकिन क्या रोहित चहल ये इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या इससे कॉन्फिडेंस है या शेकन अप है? ये दिखता है या नहीं दिखता? देखिए दिनेश जी, ममता जी की जो राजनीतिक शुरुआत हुई थी वो नंदीग्राम से हुई थी, और राजनीतिक अंत भी जो ममता दीदी का होने जा रहा है वो नंदीग्राम की धरती पर ही होने जा रहा है। आप ये बात लिख के रख लीजिएगा, 2 मई ममता दीदी गई, क्योंकि ममता दीदी को भी भाप चुकी है ममता दीदी ने, जिस तरीके से आज वो भवानीपुर की सीट छोड़कर भागी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि जिस तरीके से जो उनका रिपोर्ट कार्ड है उसमें पूरी तरीके से फेल हुई हैं, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो। लेकिन ममता जी पास जरूर हुई हैं, तुष्टिगढ़ में जरूर पास हुई हैं, पॉलिटिकल वायलेंस में पास हुई हैं। जिस तरीके से हमने देखा ममता दीदी की माँ, जिस तरीके से हमने देखा माँ को पीटा जा रहा है, और बंगाल की धरती को जिस तरीके से निर्दोषों का टीका खून से, निर्दोषों के खून से बंगाल की धरती को टीका लगाया जा रहा है, जो निर्दोष हमारे भाई बहन है बंगाल के, इस तरीके की आज बंगाल में जो स्थिति हो चुकी है। रोहित चहल, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या यहाँ उनके लिए कम चैलेंज है? शुभेंदु अधिकारी जब ये कहते हैं कि आप मुझे यहाँ से लड़ा दीजिए, मैं कम से कम 50,000 वोटों से हराऊंगा, क्या इस कॉन्फिडेंस के साथ जो निकला हुआ बागी है उसके सामने खुद को खड़ा करना, क्या ये नहीं दिखाता कि वो हेड ऑन लेती है चैलेंजेस को, जैसा तौसीफ कह रहे थे? देखिए, हेड ऑन तो जब लेती जो आपने उनका रिपोर्ट कार्ड पेश किया भवानीपुर का, मैं उसमें कुछ चीज़ें और ऐड कर देता हूं। 2019 लोकसभा चुनाव का आपने ऐड किया, सिर्फ 3,000 वोटों से वो आगे थी उस सीट के ऊपर लोकसभा 2019 के अंदर। अगर 2014 लोकसभा की बात करें तो 176 वोटों से भारतीय जनता पार्टी आगे थी। फिर उनका जो ममता जी का खुद का वार्ड है जहां ममता जी रहती हैं, वहां तक पे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट था वो 500 वोटों से आगे था। तो ये अपने आप में बताता है कि ममता जी का जो डर है वो उनको पता है कि उनकी राजनीतिक जमीन हिल चुकी है। और शुभेंदु अधिकारी जी ने जो कहा है, अगर वहां से वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट बनते हैं, जो भी पार्टी हमारा तय करेगी, तो उसके बाद देखिएगा तो 50,000 से ज्यादा मार्जिन से हारने जा रही है। आपने बताया कि कुछ जिस तरीके से उनका वोट शेयर पिछले चुनाव से 2011 मुकाबले 16 में किस तरीके से कम, अगर इसको मान भी लें रोहित, पंजाल की रोहित, अगर इसको किस तरीके से रंजित किया, अगर आपने जो डर वाली बात कही है, ममता जी ने लाल किया, बंगाल के था माफ, ठीक है, अगर डर वाली बात को एग्जेजरेशन मान ले कि एक पॉलिटिकल ओपोनेंट इस तरीके से बातें कर रहा है, तो तथ्यात्मक रूप से अगर आप देखें तौसीफ, तथ्य इशारा करते हैं कि जनाधार तृणमूल कांग्रेस का उस जगह पर खिसका है। नहीं, आप 2019 का आंकड़ा देख रहे, अगर उठा लीजिएगा कि जो बीजेपी जो कह रही है कि खिसक रहा है पॉलिटिकल ग्राउंड,
तो अगर 2019 में असेंबली सेगमेंट को देखेंगे भवानीपुर का, तो उसमें भी तो बीजेपी ट्रेल कर रही थी लगभग 4000 वोटों से। और ये 2019 के बाद जितने राज्यों में इलेक्शन हुआ है उसमें तथ्य ये बताता है, आंकड़ा ये बताता है कि लोकसभा में जो वोट मिला था बीजेपी को, वो राज्य के चुनाव में, असेंबली चुनाव में वो वोट शेयर कम हुआ है 10% के लगभग, जहां जहां चुनाव हुए हैं। तो आप उस ट्रेंड को लेकर के चलेंगे तो उससे ये समझ में आता है कि ये ऑलरेडी जो लगभग 40% का वोट का जिनको बीजेपी जो बड़ा दम भरती है, तो वो तो घटने वाला है। ठीक है, ठीक है, ये तो ठीक है। ये तो मैंने पहले बताया, ये 4000 नहीं था, ये 3000 था। यहाँ पर 3000 था और इसके बिल्कुल बगल में लगी हुई रासबिहारी में वहां पर 5000 था। सवाल यह है कि अब्दुल मन्नान भी ये कहते हैं, कांग्रेस के नेता, कि ममता दीदी को डर लग रहा है। शुभांकर बेशक ये कहें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन कहां से लड़ रहा है, जनता का इशू कुछ और है। लेकिन मैं फैयाज साहब के पास जाऊंगा, और सुजौन चक्रवर्ती भी ये बात कह चुके हैं कि यहां पर ममता दीदी का डर नुमाया हो रहा है। फैयाज साहब, क्या ये डर उनको सीट बदलने के लिए मजबूर कर रहा है? देखिए, डर तो ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का नहीं है कि कौन कहां से खड़ा होगा, ममता बनर्जी कहां से खड़ी होंगी या कहां से खड़ी नहीं होगी। सवाल इस बात का है कि बंगाल कहां खड़ा है, देश कहां खड़ा है। भाजपा नंदीग्राम से खड़ा होगा, हराएगा, या दीदी वहां से खड़ी होंगी, जीतेगी। जनता, बंगाल की जनता को कहां लेकर के जा रहे हैं लोग? आज चुनावी मुद्दा में कौन कहां खड़ा होगा, नहीं खड़ा होगा, उससे ज़्यादा हमारा होगा जो खड़ा होगा उसकी नीतियां क्या है, वो बंगाल की जनता को क्या देगी भविष्य में, 5 सालों तक क्या दी है, या भाजपा की जहां सरकारें हैं जहां पर उनको मिसाल बनाया जा रहा है वो क्या कर रहे हैं। उन बातों को बात दे करके सिर्फ चुनाव का उम्मीदवार यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा नहीं हो सकता है। और ये स्वाभाविक है कि बीजेपी को लाने वाली दीदी हैं, तो दीदी जब लाई है तो अगर गड्ढा खोदती है दूसरे के लिए, उस वक्त बाम मोर्चा के खिलाफ उनको हटाना होगा, सब लोग इकट्ठा होंगे, तो जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा खुद को गड्ढा में जाना होगा। आज वही हाल है कि भवानीपुर अपने क्षेत्र को छोड़ करके उनको नंदीग्राम जाना पड़ रहा है। और ये भी देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक जो हैं, जो कल तक दीदी के मुरीद बने थे, वो भी उनको छोड़ के जा रहे हैं। तो उनको मैसेज देना होगा कि हम तुम्हारे साथ हैं, उनको बर्बाद कर रहे हैं। ठीक है भैया साहब, ठीक है भैया साहब। जॉन बारला, कौन कहां से खड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन खड़ा होगा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, किन इश्यूज पर चुनाव हो रहा है, किन इश्यूज को लेकर गया है वो चुनाव लड़ने, इस पर सबकी नजर रहेगी। आप लोग 15 सीटें तो आपका शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि यहां से कौन लड़ने वाला है। मतलब आप लोग सही नहीं कर रहे हैं चुनाव के हिसाब से। देखिए, पहले ही हम लोग इस पश्चिम बंगाल में हम लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, मेरा एक ही जो मकसद है, ये संतरास के विरोध में, और जिस प्रकार से अत्याचार हो रहा है पूरा पश्चिम बंगाल में, ये इसके मुक्ति पाने के लिए, और जितना ये मुक्ति पाने के लिए हम लोग ये वोट कर रहे हैं। इस बार जनता नाराज है ममता बनर्जी का नेतृत्व में, इसीलिए तो लोग 2019 में जवाब दिया। और हमारे देखिए, जिस प्रकार से अभी घोषणा हुई, इससे थोड़ा 2-1 दिन के बाद में आपको पता चलने लगेगा कि लोग कितना अब आएंगे, कितना लौट आएंगे, इससे पता चलेगा। कुछ ही दिन बाद में देखिएगा, ज्यादा दिन नहीं, आप 2-3 दिन के अंदर में देखिए पता चल जाएगा कि कौन किस है और कौन नहीं है, ये पता चल जाएगा। आप देखिए, नहीं इशू बेस्ड ये मुद्दा हो ही नहीं सकता। ये मुद्दा नहीं हो सकता कि कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है। और बेशक वहां जहां से लगातार चुनाव लड़ रही हो ममता बनर्जी, उस जगह को हटकर, उस जगह से हटकर दूसरी जगह जा रही हो, तो जो समर्थक है वो तर्जुमानी करते हैं कि देखिए ये होता है हेड ऑन लेने का चैलेंज। और दूसरी तरफ वो लोग जो इस पर नहीं जाना चाहते वो कहते हैं ये मुद्दा ही नहीं है, मुद्दों की बात कीजिए, उनके लिए मुद्दे दूसरे हैं। क्या ये मुद्दा नहीं है? ममता ने 27 मौजूदा विधायकों का टिकट काटा है। टिकट कटने वाले एमएलएज में ज्यादातर उम्रदराज हैं। फिल्मी सितारों को टिकट देने में तृणमूल कांग्रेस आगे दिखी है। शायंतिका, कौशानी, चिरंजीत, लवली, कंचन को टिकट मिला है। पूर्व क्रिकेटर मनोज तिवारी को भी टीएमसी में मौका मिला है। क्या अब इन लोगों के सहारे एंटी इनकम्बेंसी को काटा जाएगा? क्या इन सितारों के जो अपने फैंस होंगे उनके जरिए वोट बटोरने की कोशिश होगी? क्या अपने किए हुए कामों पर कॉन्फिडेंस नहीं दिख रहा क्या? तौसीफ, बिल्कुल अपने काम पे ही तो बैंक किया जा रहा है, अपने काम पे ही तो भरोसा है। दिसंबर महीने में रिपोर्ट कार्ड रिलीज किया गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, जिसमें ममता बनर्जी ने अपने
10 साल के काम, अपने सरकार के 10 साल के काम के पूरे लिस्ट गिना दिए। पिछले 4 महीने से दुआरे सरकार प्रोग्राम चल रहा, जिसमें तृणमूल के लोग घर घर जाकर के लोगों से जुड़ रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि सरकार का क्या क्या स्कीम में लोगों को इनरोल करा रहे हैं। अगर कहीं उनको कोई परेशानी है, रजिस्ट्रेशन को लेकर परेशानी है, कोई कागजी काम रुका हुआ है डॉक्यूमेंट वाला, उनको वो सब क्लियर करवा रही। इसी काम के बनिस्बे तो वो जा रही है लोगों के बीच में वोट मांगने के लिए। तौसीफ, उनको तो पूरा कॉन्फिडेंस है। सत्तारूढ़ पार्टी जब टिकट देती है और एक्टर्स को टिकट देना पड़ता है और 27 मौजूदा विधायकों का टिकट कटता है, तो यह काम पर कॉन्फिडेंस दिखाता है? नहीं, अगर कोई नॉन परफॉर्मिंग एमएलए माना जाता है, कोई नॉन परफॉर्मिंग कार्यकर्ता माना जाता है, काउंसिलर माना जाता है, तो जिनके खिलाफ पब्लिक की शिकायत अगर रिपोर्ट है, तो क्या उन्हें पार्टी को इतना भी हक नहीं कि वो उन्हें बदल करके किसी और को मौका दिया जाए? ऐसा तो बिल्कुल कर सकती है। दूसरे पार्टी जब फिल्म स्टार को लाते हैं तो उनपे कोई सवाल नहीं उठता। अगर तृणमूल ने फिल्म स्टार को लाया है तो इनमें क्या बुराई हो गई? आप देख लीजिए बीजेपी में जो, मतलब इनकी स्टार पावर आपको चाहिए ना। जब आपको स्टार पावर चाहिए, मतलब ये कि इनके साथ जो लोग जुड़े हुए होंगे, इनको पर्दे पर देखकर उनको आप चाहते हैं कि वो आएं और इनके लिए वोट करें और तृणमूल जीते। जब काम किया होता है अच्छा, तो काम को सामने गिनाकर, और जिन लोगों ने काम किया होता है उनको टिकट देकर आप सामने ले जाते हैं जनता के सामने। नहीं, हर इंडस्ट्री रिप्रेजेंट रहेगा। जहां पे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मौका मिल रहा है, जहां पे वुमेन पावर को, औरतों को मौका मिल रहा है कैंडिडेट बनने के लिए, मुस्लिम्स को मौका मिल रहा है कैंडिडेट बनने के लिए, हिंदुओं को मौका, क्रिश्चियंस को मौका मिल रहा है कैंडिडेट बनने के लिए, बुद्ध जैन को मौका मिल रहा है, तो वहां पे फिल्म स्टार को मौका क्यों नहीं मिलेगा? वहां पे क्रिकेटर को मौका क्यों नहीं मिलेगा? हर एक सोसाइटी का हर एक सेक्शन जो है वो असेंबली में मौजूद रहना चाहिए, पार्लियामेंट में मौजूद रहना चाहिए। यही तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का ये मतलब तो नहीं है कि जो पार्टी का झंडा उठाता आया है सालों साल, सिर्फ वही। रोहित चहल, आप भी यही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ध्यान में रखकर आप भी ये टिकट दे रहे हैं क्या? स्टार्स को लेकर आ रहे हैं आप भी अपने यहाँ पार्टी में बहुत ज्यादा। देखिए दिनेश जी, जब टिकट अनाउंस होंगी तो आपको ध्यान में आएगा, जब हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड तय कर रहा है और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए टिकट तय हो रही हैं, आपको ध्यान में आएगा। एक चीज़। दूसरी बात देखिए, जब मैं अभी सुन रहा था इनको, जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं वो कह रहे थे रिपोर्ट कार्ड। देखिए रिपोर्ट कार्ड तो ममता जी का देखा कि इस तरीके से पॉलिटिकल वायलेंस बढ़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी जो हमारे बंगाल के भाई बहन हैं, 130 से ज़्यादा कार्यकर्ता जो हमारे बंगाल के भाई बहन हैं, उस माँ का आंसू देखे, जिस माँ को 85 साल की माँ को जिस हिसाब से मारा टीएमसी के गुंडों ने, वो बंगाल की लॉ एंड ऑर्डर बताता है कि एक माँ के ऊपर टीएमसी गुंडों को हमला करना पड़ रहा है, 85 साल की माँ के ऊपर। ये अपने आप में बताता है कि आयुष्मान भारत जो 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस है, उससे दूर रखा जा रहा है, क्योंकि पूरी तरीके से हेल्थ फैसिलिटी ममता जी की फेल हो गई। अभी साइक्लोन आया था, उसका पैसा खा गए, हाई कोर्ट ने जांच का कहा तो ममता जी सुप्रीम कोर्ट भागना पड़ा। हमने देखा जो 70 लाख किसान हमारे भाई बहन है, बंगाल के जो हमारे भाई बहन है, उनको आज किस तरीके से किसान सम्मान निधि से दूर रखा जा रहा है। 6000 रुपए उनके खाते में नहीं डालने दिए जा रहे। हमने देखा वैक्सीन का ट्रक वहां पे उनके मंत्री रोक रहे हैं, उनको वैक्सीन तक नहीं लगवाने दे रही ममता दीदी। जिस तरीके से ममता दीदी ने कहा कि भैया कोरोना ट्रेन आ रही है, क्योंकि बंगाल के हमारे भाई बहन तो किस तरीके से दूसरे राज्यों में काम करने के लिए जाना पड़ रहा है, वहां रोजगार नहीं है, और जब वो वापस आया आपदा के समय में तो किस तरीके से उनको कहा कि वापस जाओ, ये ट्रेन कोरोना ट्रेन है। तो ये अपमान जो ये किस रिपोर्ट कार्ड की बात कर रहे हैं? आपने तो जो रिपोर्ट कार्ड गिनाया तो बहुत अच्छा है। 10 सेकंड दिनेश जी, देखिए तौसीफ जी को मैं जवाब दे दूं। देखिए ममता जी, तौसीफ जी और जो इनके जो नेता हैं, हकीम जी हो चाहे मुदस्सर हुसैन जी हो, वो अपने आप में बता रहे हैं किस तरीके से। मुदस्सर हुसैन कहते हैं कि हम वोट डालने नहीं देंगे, किसी को भी निकलने नहीं देंगे। हकीम कहते हैं कि हम वजीफा देंगे जो मुल्ला मौलवी जो नमाज पढ़ाते हैं, किसी पुजारी को इन्होंने सैलरी देने की बात नहीं करी। आज बंगाल के अंदर 56,000 मुल्ला मौलवियों को सैलरी दी जाती है, किसी पुजारी को ये लोग नहीं देते। जिस तरीके से तुष्टिकरण की परिकाष्ठा ममता जी कर रही है, अपने आप में तुष्टिकरण किया गया है, विकास कुछ नहीं हुआ, लॉ एंड ऑर्डर एकदम टॉस के लिए गया हुआ। मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन टिकट के ऐलान के बाद टीएमसी में होगा टकराव। ममता की पार्टी के 10 विधायक छोड़ेंगे साथ, सूत्र बता रहे हैं। तृणमूल के कई सांसद भी बीजेपी के संपर्क में। बंगाल में ममता बनर्जी की चुनौती बढ़ने वाली है। तृणमूल के कई सांसद, कई नेता अब भी संपर्क में, और ये हम लगातार देख रहे हैं
कि यहां तक कि जो पहले जाने का मन बनाकर लगभग दहलीज से लौटा लग रहा था वो तो अब नहीं जाएगा जितेंद्र तिवारी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को रोक नहीं पाई है। कितना आगे जाने वाला है वो हम चर्चा करेंगे। लेकिन इधर जब ये बात की जाती है कि बंगाल का हो और बेटी बंगाल की और बाहरी एक तरीके से आक्रमण कर रहे हैं, तो फिर ऐसे में क्या भारतीय जनता पार्टी ने उसकी काट इस तरीके से ढूंढी है कि उसने बंगाल का ही बेटा आगे कर दिया है? आइए देखें इसको किस तरीके से पोर्ट्रे किया जा रहा है तृणमूल कांग्रेस की तरफ से। भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है? बेटा वर्सेस बेटी, जीत किसे मिलेगी? नंदीग्राम का आर्किटेक्ट शुभेंदु अधिकारी को कहा जाता है और नंदीग्राम में ममता बनर्जी बनाम शुभेंदु अधिकारी लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने एक बार फिर से खम ठोक कर शुभेंदु अधिकारी ने यह कहा है, मुझे लड़ाइए नंदीग्राम से, मैं हराऊंगा 50,000 से ज्यादा वोटों से ममता दीदी को। मोदी और शाह के सामने यह दावा, ये इस बात का कॉन्फिडेंस दिखाता है कि अपने किए हुए काम पर पूर्व मिदनापुर में उनको कितना यकीन है। और जाहिर है ये इस वजह से भी है कि उनके पिता भी वहां से सांसद, भाई भी सांसद, और एक भाई तो उनके भारतीय जनता पार्टी और भी ज्वाइन कर चुके हैं। जाहिर है ये कॉन्फिडेंस है। नंदीग्राम, ममता ने भवानीपुर सीट छोड़ी और नंदीग्राम से लड़ने का ऐलान किया। अब इसके पीछे वजह क्या मानी जा रही है? इसके पीछे वजह ये मानी जा रही है कि यहां पर ज्यादातर माइनॉरिटी वोट्स हैं और वो माइनॉरिटी वोटर्स, उनको याद होगा कि किस तरीके से नंदीग्राम के समय वो लोग जो 14 लोग मारे गए थे उनको किस तरीके से कॉम्पनसेट किया गया, वो लोग जो यहां पर उस आंदोलन में शामिल थे उनके परिवारों को किस तरीके से पेंशन दी गई। ममता बनर्जी सोच रही है कि आज भी उन लोगों को ये याद होगा कि कैसे इन्होंने संघर्ष किया और एक बार फिर से वोट जुटाने में कामयाब होंगी। वहां का जो एक तरीके से समझ लीजिए आप आंकड़ा है सांख्यिकीय, वो ये कहता है कि 2,12,000 हिंदू वोटर्स हैं और 70,000 के आसपास वहां माइनॉरिटी वोटर्स हैं। क्या ये जो संख्या है ये इस बात की तरफ इशारा कर रही है क्या कि यही वो बात है जो ममता दीदी को यहां से आश्वस्त कर रही है कि अगर ये एक तरफ चले गए वोटर्स और ये तरफ उनकी तरफ हुआ तो उनकी जीत निश्चित होगी। कुछ और आंकड़े देखिए, नंदीग्राम का सियासी संग्राम कुछ और आंकड़ों की तरफ इशारा करता है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 2006 तक तो ये लेफ्ट का गढ़ माना जाता था और उस समय जो कैंडिडेट जीता था उसने 48.7% वोट अपने नाम किए थे। लेकिन उसके बाद यहां 2011 में तृणमूल कांग्रेस का रिप्रेजेंटेटिव जीता, 50% वोट मिले और उसके बाद 2016 में ये जीत और ज्यादा बढ़ी, टीएमसी की जीत हो गई, 67% वोट्स उन्होंने अपनी तरफ किए। आप ये देख रहे हैं कितना क्वांटम जंप है यहां से अगर आप देखेंगे यहां तक। जबकि आपको याद होगा भवानीपुर के संदर्भ में हम जब चर्चा कर रहे थे तो वहां लगातार वोट घटते हुए दिखाई दे रहे थे और नंदीग्राम में वोट बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और यहां माइनॉरिटी वोट्स भी अच्छे खासे हैं जो अगर मोनोलिथिक तरीके से एन ब्लॉक चले गए दीदी की तरफ तो दीदी की जीत यहां से तय हो सकती है। उसके बावजूद शुभेंदु अधिकारी का ताल ठोक कर यह कहना कि मैं निकालूंगा सीट, 50,000 से ज्यादा वोटों से हराऊंगा, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है जरा ये भी समझें। जॉन बारला साहब, जॉन बारला फ्रीज हैं, लगता है अभी उनके सिग्नल्स नहीं पहुंच रहे हैं। रोहित चहल, ये कॉन्फिडेंस किस बात का है और उनकी कहीं मानी जाएगी या शीर्ष नेतृत्व अपने हिसाब से पिक करेगा किसको लड़ाना है वहां से? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र के अंदर जिस तरीके से हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो तय करता है, सभी लोग बैठते हैं और प्रदेश से जो नाम आते हैं प्रदेश की टीम के साथ पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठा जिस तरीके से आपने देखा और सब लोग बैठ के सामूहिक निर्णय लेते हैं कि कौन तय करे, कौन चुनाव लड़ेगा। जरा फैयाज साहब से समझ लें। फैयाज साहब, ये जो आपका गढ़ हम अभी बता रहे थे कि था, वहां लगातार तृणमूल कांग्रेस के वोट्स में इजाफा हमने देखा है, ये इस बार किस तरफ जाएगा? नंदीग्राम किस तरफ स्विंग करेगा आपके हिसाब से? पहले तो ये बताएं कि जिस तरीके से मतलब हमारे बाकी जो साथी कह रहे थे बंगाल के बारे में या दीदी के बारे में, थोड़ा सा उसको बता दें फिर हम उस जगह में आते हैं कि जो दुआरे सरकार की बात हो रही है या बात हो रही है वो बीजेपी की तरफ से जो कह रहे हैं, तो सवाल ये है कि सरकार को द्वार पर कब चाहते हैं लोग? जब मुसीबत में रहते हैं चाहते हैं। लॉकडाउन के दौरान न बीजेपी न तृणमूल किसी की सरकार लोगों के पास नहीं रही। जो माइग्रेट लेबर थे वो पड़े हुए थे, मर रहे थे, ट्रेन चलाने की बात कर रहे हैं, किस तरीके से वो लोग मारे गए कुछ नहीं देखा गया। किसान अभी तक वहां आंदोलन कर रहे हैं, उनका कोई भी देखभाल नहीं हुआ और अब किसानों की बात नवनिर्वाचन आई तो
तो असल में चुनाव के वक्त में ये तोड़-फोड़, ये विभाजन, ये काम करने का काम धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर किया जा रहा है, तुष्टिकरण की बात की जा रही है। असल में नंदीग्राम दीदी जी इस मकसद से गई हैं, नंदीग्राम के लोग इस बात को समझ गए हैं, बंगाल के अल्पसंख्यक भी दूसरे लोगों की तरह समझ गए कि जो वादे किए गए थे उनसे, चुनावी वादे थे, वो वादे एक भी पूरे नहीं किए गए। जिस तरीके से कहा गया कि वो कार्ड में 100% काम करनी से पहली बारी सरकार में आने के बाद 100 दिन के अंदर कह दी 100% काम हो गया, और अब आके कहना पड़ रहा है कि उनको दूसरे का एडवाइस लेकर के भी काम करना पड़ रहा, खुद का एडवाइस नहीं चल रहा, उनका दिमाग नहीं चल रहा है। तो इससे अंदाजा लगा लीजिए कि बंगाल के सभी सेक्टर के लोग, हर संप्रदाय के लोग इस बात को समझ रहे हैं कि बंगाल को खाड़ी में डाल दिया गया है। जिस तरीके से भाजपा की जहां सरकारें हैं बर्बाद कर रही हैं, देश को बर्बाद कर रहा, तृणमूल यहां बर्बाद कर रही है। इसलिए इसके खिलाफ जो सेकुलर फ्रंट बना है, चाहे वो वामपंथी कांग्रेस आईएसएफ का है, यहां पर ये लोग इस पर विश्वास रखते हैं, उन्हीं को वोट देंगे। तृणमूल कांग्रेस जितना भी चाहे नंदीग्राम में जाके ममता बनर्जी, उनका मकसद कामयाब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन शुभंकर मैं एक बात समझना चाहता हूं, ये तो देखा जाता होगा ना पार्टियों की तरफ से कि ये वोट का पैटर्न किस तरफ जा रहा है, ये ट्रेंड क्या बना रहा है, क्या ये बढ़ते क्रम में है या घटते क्रम में है पार्टी के लिए, और उस हिसाब से तय किया जाता होगा ये सीट हमारे लिए किस तरफ जा रही है, हमारी तरफ आ रही है, हमसे दूर जा रही है। शुभंकर देखिए, एक चीज देखिए, जनता तो तैयार करेगा कौन चुनाव में किसको जनता सपोर्ट करेगा, कौन पावर में आएगा। बट एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं, ये नंदीग्राम को लेके डिस्कशन जब ज्यादा हो रहा है, मैं नंदीग्राम से हूं, आपको आज मैं बताना चाहता हूं, जो नंदीग्राम में जब ये आंदोलन हुआ था, वो आंदोलन में तृणमूल कांग्रेस, एसयूसीआई पार्टी एंड सिद्दीकुल्ला, ये चारों मिलके था। जो भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी बनाया गया था, शुभेंदु के ऊपर में डाला था, तब एक साथ में हम लोग थे। और आज मैं बता रहा हूं, 9 आदमी को पता नहीं है नंदीग्राम में, जिसका बीबी अभी उनका सिटी में सिंदूर लगाता है और मानता है कि मेरा हस्बैंड जिंदा है, माँ भी मान रहा है उसका बेटा जिंदा है। मैं पूछना चाहता हूं ममता बनर्जी एंड शुभेंदु अधिकारी को, जे अभी तक वो 9 आदमी कहां है, ढूंढ निकाले। और मैं पूछना चाहता हूं, नंदीग्राम चुनाव में जो गुंडागर्दी हुआ, वो गुंडागर्दी में आपको मैं बता रहा हूं, भाजपा जो कार्यकर्ता, कम से कम कार्यकर्ता था, वो लोग आवाज उठाया था जे ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो लोग अलग से उनका मंच बनाया था। आज मैं पूछना चाहता हूं, शुभेंदु अधिकारी भाजपा में आ गया, अम्फान में जो चोरी हुआ था, शुभेंदु अधिकारी उसका रिस्पांसिबिलिटी ले नहीं सकता है क्या? ममता बनर्जी एंड शुभेंदु अधिकारी, ये दोनों को जनता नंदीग्राम को उन्होंने उचित शिक्षा देंगे। और मैं पूछना चाहता हूं आपका माध्यम से, बंगाल में ममता बनर्जी और टीएमसी को हटाना चाहता है, साथ साथ में देश को बेचने वाला जो सरकार, आज आप देखिए यूपी में जो लड़की का ऊपर अत्याचार हो रहा है। शुभंकर, आपने बड़ा सवाल उठाया, इसका जवाब ले लीजिए वरना वक्त नहीं है, अब खत्म होने वाला है वक्त। कहां गए वो 9 लोग? तौसीफ, कौन कर रहा है चिंता नंदीग्राम की? देखिए, अगर आप 10 साल पहले जो मूवमेंट चला था उस पे लेके सवाल उठा रहे हैं, तो उसका जवाब जनता ने खुद दिया है वहां पे, क्योंकि चुनाव 2 दफा हुए। जब 2016 में भी चुनाव हुआ और उसके पहले भी चुनाव हुआ, तो उसमें जनता ने जवाब अपना दे दिया कि वो ममता बनर्जी के सपोर्ट में है। अगर वहां पे जनता नाराज होती तो तृणमूल को इतनी भारी मात्रा में वो वोट नहीं मिलता। और आपने खुद ही आंकड़ा भी दिखाया दर्शकों को। तो शुभंकर, आप पूछ रहे हैं वो 9 लोग कहां हैं? तौसीफ ये कह रहे हैं कि जवाब मिल चुका है, हम 2 बार जीत कर आ चुके हैं, अब इस पर सवाल ना पूछा जाए। रोहित चहल, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर बता दूं। बंगाल के डेप्यूटी इलेक्शन कमिश्नर को हटाने की मांग की गई है। टीएमसी ने चुनाव आयोग को खत लिखकर उनको हटाने के लिए कहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बंगाल के प्रभारी थे सुदीप जैन का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है, डेरेक ओब्रायन ने कहा है। आज ममता ने भी सुदीप जैन को हटाने की मांग की थी, क्योंकि 2019 में रिजल्ट्स रास नहीं आए थे। तो क्या इसलिए सुदीप जैन को हटाने की मांग की जा रही है? और क्या इस तरीके से पहले से ये तय किया जा रहा है कि बाद में ठीकरा कहां फोड़ना है? बहुत संक्षिप्त रखिएगा तौसीफ इसको, जवाब को। नहीं, देखिए, जब वो पत्र लिखा गया है डिमांड करते हुए सुदीप जैन जी को हटाने का, उसमें ही वो 2 इशू भी बता दिया गया है कि किन ग्राउंड्स के बिना पे ये डिमांड किया जा रहा है। आपको याद होगा कि अमित शाह के कोलकाता रैली के दौरान में विद्यासागर जी के मूर्ति को तोड़ दिया गया था। उसके बाद इलेक्शन कमीशन से कितनी कंप्लेंट की गई।
यहाँ पे क्या क्या बातें, किस तरह की भाषण दी गई, इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था, क्विक रिस्पांस टीम जो उनसे जो उम्मीदें थी उनको लेकर के इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया था। तो इसलिए यह सवाल उठाया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो उनसे पूछा गया कि भाई आप जो बंगाल के इंचार्ज जिनको आप भेजे हैं उनको बदलिए, क्योंकि तृणमूल भी चाहती है कि यहाँ पे निष्पक्ष चुनाव हो। यहाँ पे इलेक्शन किसी एक पार्टी के हिसाब पे अब ये डिस्क्रिप्शन है चुनाव आयोग का, चुनाव आयोग को इस पर फैसला लेना है। लेकिन सामान्य समझ ये कहती है कि अगर किसी अधिकारी को लेकर इस तरह का संशय है तो क्या उसके संशय को दूर करने का प्रयत्न होना चाहिए। जॉन बारला, उनकी जगह किसी दूसरे ऑफिसर को अपॉइंट करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। देखिए, जब इलेक्शन हुआ 2011 में भी इलेक्शन हुआ तो हर समय इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर ये हुआ है। इससे पहले मीरा पाटले के ऊपर भी हुआ था, इससे पहले इलेक्शन था। अब उसके बाद मीना जी के साथ भी यही हाल हुआ था, 2016 में भी, 2019 में। कब ये दीदी सरकार और दीदी के जितना भी नेतागण कब इन आवाज नहीं उठाया। हर समय इलेक्शन कमीशन जब भी अच्छा एक स्टेप लेता है कि शांतिपूर्वक इलेक्शन हो, इसके लिए जब लेते हैं कोई भी एक्शन तो इनको ठीक है। इस पर शुभंकर को जोड़ना चाहते हैं। शुभंकर क्विकली, ठीक है, आपने कहा हमेशा शिकायत रहती है। हाँ शुभंकर, मैं एक चीज बताना चाहता हूं। देखिए, चुनाव आयोग जो है, इलेक्शन कमीशन, ये इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट बॉडी है, ये सेपरेट एंटिटी है। तो इलेक्शन कमीशन का जो सेंटिटी है इसको रखना चाहिए। सपोज कोई ऐसा बात उठे कोई अधिकारी लेके, इसके लिए इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। और सुओ मोटो ये सुदीप जो है वो टाइम में उन्होंने इंटरफेयर किया था। शुभंकर, लेकिन अगर ये लगने लगे कि इनको तो हर चीज पर शिकायत होती है, राज्यपाल को लेकर शिकायत होती है, केंद्र से कोई टीम भेजी जाए उसको लेकर शिकायत होती है, तो ये लगने लगता है कि इन्होंने कोई एजेंडा ही बनाया हुआ है क्या। मैं आता हूं, एक अहम खबर बता दूं आपको। 7 मार्च को मोदी की रैली को लेकर बड़ी खबर है। ये सौरव गांगुली के भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की खबर है। बीजेपी में सौरव के शामिल होने की अटकलें बहुत तेज हो चुकी हैं। मिथुन चक्रवर्ती भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय ने खबरों को हालांकि अफवाह बताया है। अफवाह है रोहित, ये या उस दिन तक अफवाह है? सौरव गांगुली यहाँ मौजूद रह सकते हैं उस दौरान? नहीं, ये सब अफवाह है। अफवाह है ये। प्रसेनजीत जो यहाँ के सुपरस्टार, उनके बारे में कुछ नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री जी और जनता। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ी सेलिब्रिटी होंगी और जनता। और कोई यहाँ ज्वाइनिंग नहीं होने जा रही है? न ज्वाइनिंग हो रही है और न इस प्रकार की कोई बात है। जी, तो 7 मार्च को मोदी की रैली को लेकर यह बड़ी खबर है। कहा जा रहा है कि सौरव गांगुली शामिल होने वाले हैं। उस दिन इसका बाकायदा ऐलान भी कर दिया जाएगा। यह भी कहा जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती भी शामिल होंगे और कुछ जगहों पर तो इससे और एक कदम आगे बढ़कर बातें की जा रही हैं। यह कहा जा रहा है कि यह तक तय हो चुका है कि जीतने की सूरत में कौन सीएम बनेगा, उसके लिए दिलीप घोष का नाम लिया जा रहा है। 2 डेप्यूटी सीएम बनाए जाएंगे, उसके लिए उनमें से एक सौरव गांगुली होंगे, एक शुभेंदु होंगे। यहां तक कहा जा रहा है, कहा यह जा रहा है कि आगे तक की नीति, आगे तक की स्ट्रैटेजी बना ली गई है। हालांकि इधर आपने देखा, ये कैलाश विजयवर्गीय स्पष्ट कह रहे हैं कि ये अफवाह है। लेकिन क्या ऐसा वाकई होने वाला है कि गांगुली गुगली उस दिन फेंकेंगे? क्या 7 तारीख तक इस बात को जानबूझकर डिनाइल में रखा जाएगा, 7 तारीख तक नहीं माना जाएगा, ताकि वो सस्पेंस जो बरकरार है और जिसको जाहिर है कुछ वजहों से बरकरार रखा जा रहा होगा, वो वजूहात अभी कायम रहें? अगर ये गुगली फेंकी गई, अगर क्रीज पर दादा आ गए, तो आगे होने क्या वाला है? गांगुली के आने के बाद कहा यह जा रहा है कि इसकी पृष्ठभूमि बहुत पहले से तैयार करनी शुरू कर दी गई थी। 2019 में ही भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया था कि दादा को भारतीय जनता पार्टी में लाना है। इसके लिए दादा से बातचीत भी हुई, उनको फिर बंगाल से निकालकर बीसीसीआई में प्रेसिडेंट बनाया गया और सूत्रों के मुताबिक उनको सुरक्षित सीट से इस बार चुनाव लड़ाकर विधानसभा भेजा जा सकता है। राज्य में भारतीय जनता पार्टी जीती तो गांगुली को बड़ा पद, यहां तक कि डेप्यूटी सीएम भी बनाया जा सकता है। ये खबरें भी चल रही हैं। हालांकि इसमें कितनी कहा सुनी है और कितनी पुष्ट हो चुकी है, अब इसके लिए आप तय करिए, रुकिए थोड़ा सा। लेकिन मिथुन चक्रवर्ती और प्रसेनजीत भी उस दिन वहां पर आएंगे और शामिल होंगे, इस बात की भी चर्चा है, लेकिन कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो रही है। क्या इन बड़े नेताओं को, क्या उन चेहरों को जो असल में स्टेट के चेहरे माने जाते रहे हैं, उनको अपनी तरफ लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने मन बना लिया है और उस दिन एक तरीके से ये बहुत बड़ा नहले पर दहला पटका जाएगा क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? और तब तक इसमें खामोशी बरती जा रही है 7 तारीख तक। जॉन बारला, हेलो जॉन बारला, 7 तारीख को ये सस्पेंस खत्म होगा या ये कोई अनाउंसमेंट होने ही नहीं वाला इस बार चुनाव के पहले कि ये लोग आ रहे हैं बीजेपी में? देखिए, हम लोग 7 तारीख
पता चलेगा। हमारे प्रधानमंत्री आएंगे, उनको स्वागत जनाएंगे। पश्चिम बंगाल का जनता को मनोबल बढ़ाने के कार्य है, हम उनको भव्य रूप से स्वागत करेंगे। और आगामी दिन जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, हम काम में ये तर्क वितर्क में हम भरोसा नहीं रखते। हम जो दायित्व मिला है उस दायित्व। रोहित चहल, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर? ठीक है जॉन बारला साहब, समझ गए, आप नहीं देंगे जवाब इसका। रोहित चहल से पूछ लें। देखिए मुझे लगता है, देखिए भाई साहब ने बता दिया मुझसे पहले कि देखिए जिस तरीके से माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे राष्ट्रीय महामंत्री हैं और हमारे पश्चिम बंगाल के प्रभारी भी हैं, वो क्लियर कर चुके हैं। तो मुझे लगता है उसके बाद कुछ बचता नहीं है। लेकिन देखिए पश्चिम बंगाल का जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल का चुनाव एक तरफ जो पश्चिम बंगाल की माँ है उस पर होने जा रहा है, जो पश्चिम बंगाल की असली बेटी है, जिसको 85 साल की इस माँ को जो टीएमसी के गुंडों ने जो मारा है, जो आंसू उस माँ के हैं, उसके ऊपर चुनाव होने जा रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव लॉ एंड ऑर्डर पे होना जा रहा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जिस तरीके से भ्रष्टाचार बहू रानी ने किया है, जिस तरीके से कोयले का घोटाला किया, उसके बाद सोने को लेकर 2019 में एयरपोर्ट पर रोका गया बहू रानी को, अभिषेक बनर्जी की वाइफ को, उस पर चुनाव होने जा रहा है। जिस तरीके से चिट फंड हो गया, जिस तरीके से कट मनी हो गया, टोलाबाजी हो गया, उस पर चुनाव होने जा रहा है। भ्रष्टाचार के जिस तरीके से ममता जी को खुद भागना पड़ा सीट छोड़ के, ये अपने आप में बताता है। तो पश्चिम बंगाल का चुनाव ममता जी मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है, बंगाल की जनता ममता जी को जवाब देने वाली है। ठीक है, लेकिन तौसीफ ये जरा बताइए, ये आप लोगों के लिए चिंता का सबब है या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आ रहा है भारतीय जनता पार्टी में, जब सौरव गांगुली का, प्रसेनजीत का, मिथुन चक्रवर्ती का नाम लिया जा रहा है? नहीं, देखिए इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है आज के डेट में बंगाल में कि उनके पास अपना कोई नेता ही नहीं है। बस वो डिपेंड करते हैं, उनका एक टूरिस्ट गैंग है जो दिल्ली से, बॉम्बे, गुजरात से, आपके मध्य प्रदेश से चले आते हैं, थोड़ा यहाँ घूम फिर कर सैर वैर करके चले जाते हैं। उससे यह फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बंगाल की जनता को वो नेता चाहिए जो हर वक्त साल के 365 दिन उनके पास बगल में खड़ा रहता है, और वो नेता तृणमूल के पास में है। और ये इन्हीं में से कुछ तृणमूल के नेता को बीजेपी ने अपने पास बुला लिया है, लेकिन इससे बंगाल की जनता को माइंड में कंक्लूडिंग रिमार्क फयाज आपसे मैं ले रहा हूं, ये 365 दिन खड़े रहने वाली मुख्यमंत्री है, दुआरे सरकार का आरोप लगा रहे थे आप कि अब चुनाव आ रहा है तो दुआरे सरकार हो रहा है। ऐसा है कि इस चुनाव में बंगाल की जनता रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, इसका इंतजार कर रही है कि उनको मिलेगा कि नहीं, जनवाद वापस आएगा कि नहीं। लेकिन ये दोनों पार्टियां स्टार वार दिखा रहे हैं, लोगों को स्टार को लेके वार कर रहे हैं। असल में ये लोग जब पॉलिटिकल बैंकरप्सी हो जाता है तो स्टार को लेके आना पड़ता है। स्टार राजनीति में आ ही सकते हैं, लेकिन राजनीति से संपर्क होना चाहिए। ये देख लिए हैं कि जिन लोगों को ये पार्लियामेंट में भेजे हैं, पार्लियामेंट का सदन चलता है तो ये शूटिंग करते हैं। क्या तो जनता की समस्या को लोग कौन स्टार आप लोगों के कैंप का रुख नहीं कर रहे हैं या आप लोग स्टार से परहेज करते हैं? शिक्षा, स्वास्थ्य और जनवाद को लाएं। ठीक है, शुभांकर जी से भी जवाब ले लूं। शुभांकर जी बहुत संक्षिप्त रखिएगा। देखिए बंगाल का जनता तैयार कर लिया है जे ममता बनर्जी, ममता दी का सरकार, टीएमसी सरकार को हटाना है। संसद में ये भी तैयार कर लिया है बीजेपी को जैसा हालत में रुकना है। ठीक है क्यों बीजेपी, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं क्योंकि वक्त इजाजत नहीं दे रहा है, आड़ी का वक्त समाप्त हो चुका है। आप लोगों का मैं धन्यवाद करूंगा, यहाँ पर आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना विचार हमारे समक्ष रखा। तो यहाँ आप देख रहे हैं सितारे हैं, किसके वारे न्यारे हैं ये तो जनता तय करेगी। कौन अभी अर्श पर है, कौन फर्श पर होगा, कौन से सितारे हैं जो जमीन पर होंगे और कौन वहां कायम रहेंगे। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।